बच्चों, तो मैंने जो कल आपको स्टोरी सुनाई थी, कल वो स्टोरी वाला पोर्शन करा दिया था। अब उसको हम करने जा रहे हैं। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, पर कुछ पॉइंट्स की जिनकी पीडीएफ नहीं है उनको लिखना भी है, पर कीवर्ड्स आपको जरूर लिखने। फास्ट बिल्कुल चलेगा। देखो, तराइन के दोनों युद्ध हो गए थे। तराइन के दोनों युद्ध के बाद फिर क्या हुआ था, 1193 में जो मोहम्मद गोरी का जो सेवक था ऐबक ने आसी का युद्ध और लड़ा था। आसी का युद्ध, आसी के जाटवा के साथ, जाटवा मलिक था ना, आसी का जाटवा राजपूत, उसके साथ और लड़ा था 1193 में। ठीक है, ये और एक इंपॉर्टेंट बात थी, 1193 में जाटवा का युद्ध। उसका सन भी पूछ ले तो 1192 के बाद 1193, हालांकि मैंने विकिपीडिया में लिखवा भी रखा है। उसके बाद करें तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को कभी भी सुल्तान नहीं माना, उसको सुल्तान मुमलिक कहते थे। क्या कहते थे? सुल्तान मुमलिक। और उसने एक टाइटल और लिखा, जो लिख रहा है उसको लिख लिया लख बख्श, क्योंकि वो लाखों रुपए क्या करता था, दान करता था। सुल्तान मुमलिक और लख बख्श, सुल्तान मुमलिक और लख बख्श, लाखों रुपए क्या करता था, दान करता था वो। ठीक है, लाखों रुपए दान करता था, लख बख्श और। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया लख बख्श और सुल्तान मुमलिक किसे कहते, कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसको यहां पर बना। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र अच्छा वो नहीं था प्रशासक, तो उसने अपने दामाद इल्तुतमिश को बढ़ा दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बना, इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश के बारे में हमने पढ़ी थी 1194 के अराउंड तराइन का तृतीय युद्ध। तराइन का तृतीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, इल्तुतमिश, इसको अल्तुतमिश भी कहते हैं, अल्तुतमिश, और पंजाब का जो गवर्नर था यलदोज, पंजाब का गवर्नर यलदोज के बीच में हुआ तराइन का तृतीय युद्ध। कौन जीता, इल्तुतमिश जीत गया था भाई, तराइन का तृतीय युद्ध 1194 के अराउंड। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, इल्तुतमिश का पुत्र भी अच्छा नहीं था, तो उसने अपनी पुत्री रजिया बेगम को क्या बनाया, सुल्तान बनाया। परंतु वहां के जो अमीर होते थे, अमीर याकुत अमीर होते थे, 40 अमीरों का एक सरदार होते थे। ये जो 40 गानी चहलगानी, ये चहलगानी 40 जो अमीरों का गुट बनाया था, ये बनाया इल्तुतमिश ने ही था। इल्तुतमिश ने बनाया था 40 अमीरों का गुट, क्योंकि जब इल्तुतमिश को राजा बनाया तो काफी सरदार खुश नहीं थे, तो उसने 40 चहलगानी बनाया, 40 अमीरों का गुट। तो जब इल्तुतमिश का एंड आ रहा था उस समय पर, वो उसका पुत्र लायक नहीं था, तो अपनी पुत्री को बनाना चाहता था। परंतु जो ये 40 अमीरों का गुट था, ये नहीं चाहते थे कि उसकी पुत्री बढ़े, तो उनने विद्रोह करने स्टार्ट करे। परंतु पहली बार राजा ने देखा कि एक विलासी महाराज, विलासी सुल्तान की बजाय जो ये रजिया बेगम है, या अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छी प्रशासिका है, इसको बना दिया जाए। तो जनता का विद्रोह हुआ। किसका विद्रोह हुआ, जनता का विद्रोह करके पहली बार सम्राज्ञी बनी। कौन बनी भाई, रजिया बेगम। फिर रजिया बेगम के साथ इनके विवाद चलते रहे थे। रजिया बेगम ने फिर एक अल्तुतुनिया एक अमीर वर्ग का बंदा था, उससे क्या कर ली, मैरिज कर ली। ताकि मैरिज ये कर ली ताकि और अमीर वर्ग शांत हो जाए। ठीक है, और वैसे ये पूछ लेना तो उसका प्रेम प्रसंग किसके था, वो याकूत के साथ था। याकूत क्या था, एक हबशी था, एक दास था। याकूत एक हबशी था, एक दास था, उसके साथ प्रेम प्रसंग था, परंतु उसके साथ उसने मैरिज नहीं की थी। और लोग अमीर इसीलिए उससे खपाते क्योंकि वो एक हबशी से, गरीब वर्ग वाले बंदे से उससे प्रेम करती थी। परंतु उसने मैरिज किससे की, अल्तुतुनिया से। फिर भी अमीर वर्ग संतुष्ट नहीं हुआ, तो 13 अक्टूबर बच्चों 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में इसको मौत के घाट उतार दिया। और इसीलिए कैथल में इसका क्या है बच्चों, मकबरा है। किसका, रजिया बेगम का। ठीक है भाई, रब कर दो इसमें, 13 अक्टूबर 1240 को इसका मकबरा है। ये जो मैंने पॉइंट लिखे ये विकिपीडिया में नहीं है, वो पॉइंट आप लिख लो। जो विकिपीडिया में है वो पॉइंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उस समय पर जब इल्तुतमिश का प्रशासन चलता था, इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया। क्या चलाया, चांदी का टका, ये भी उसमें नहीं है, चांदी का टका और तांबे का जीतल। इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया और तांबे का जीतल, ये सिक्के चलाए थे, दो इंपॉर्टेंट इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय सबसे छोटा जो इख्ता था वो पलवल था। जो विकिपीडिया में लिखने जितनी जो विकिपीडिया में नहीं है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, तो एडवांस और नॉर्मल दोनों साथ साथ चल रही है। ठीक है,
आगे बच्चों बात सुनने, उसमें छोटा सबसे क्या था भाई, पलवल था। भूमि की बात करें तो वहां पर भूमि का जो कर वसूल करता था उसे दीवाने साहिब कहते थे। क्या कहते थे? दीवाने साहिब। ठीक है। और जो सूरदास जी थे उन्होंने भी बताया था, सूरदास वैसे अकबर के समय थे परंतु उन्हें संतलत काल के बारे में बताया था कि दीवाने साहिब जो कर वसूल करता था, उन्होंने अपनी रचनाओं में उसे मुसीब कहा है। क्या कहा है? मुसीब। इसके बाद मैं बात करता हूं तो फिर क्या हुआ, जो उसका पुत्र था नसरुद्दीन अहमद, वो गद्दी पर बैठा। तो नसरुद्दीन अहमद जब गद्दी पर बैठा तो नसरुद्दीन अहमद भी कुशल शासक नहीं था, परंतु अमीरों का सुल्तान था बलबन। बलबन बहुत इंपॉर्टेंट शासक था। जब वो बैठा तो मेवों के बहुत सारे अटैक हुए, जो मेवात वाले मेव थे, जो मैंने पढ़ाया था क्लासन का, मेवाती वाला कंसेप्ट बताया था। तो मेवों से बहुत सारे विद्रोह हुए। मेवों के विद्रोह में जो दूसरा विद्रोह था उसमें मलका, मेवों का सरदार कौन था? मलका। मलका का किसके साथ हुआ युद्ध? बलबन। बलबन किसकी तरफ से था? सुल्तान की तरफ से, नसरुद्दीन अहमद की तरफ से। तो बलबन ने मेवों को बुरी तरह से नष्ट कर दिया। तो मैंने पॉइंट बताया, लिखना है, जो मैंने विकिपीडिया के बाहर लिख रहा हूं ये। ठीक है। बेवो ने किसको भाई? मलबन ने किसको? मेवों के सरदार मलका को हरा दिया। तो मलका को हराया तो मलका की चमड़ी तक, मेवों की चमड़ी तक उतार ली थी। ये बलबन का विद्रोह किनके साथ? मेवों के साथ। फिर क्या हुआ? फिर बलबन ने मौका देखकर, क्योंकि ये सुल्तान अच्छे नहीं है, खुद ही सुल्तान बन गया। तो सुल्तान बनने से पहले बलबन का इख्तियार था आसी का। इख्तियार था आसी का, जो विकिपीडिया में नहीं है, वो पॉइंट में साथ के साथ लिख रहा हूं। एडवांस प्लस नॉर्मल हरियाणा जी के साथ में चल रही है। बात समझ आ गई नहीं? आ गई। इसके बाद मैं बात करता हूं तो कैथल का प्रथम युद्ध हुआ भाई, विद्रोह हुआ रजिया के टाइम पर। ठीक है। अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो बलबन हुआ। बलबन के पुत्र जो थे वो इतने अच्छे नहीं थे कि संतलत को अच्छी तरह से संभाल पाए। तो इसका फायदा उठा के फिर हरियाणा में खिलजी वंश आया। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन था। कौन था? जलालुद्दीन। इससे पहले जलालुद्दीन था। जलालुद्दीन कैथल का इख्तियार था। कैथल का इख्तियार। अभी तक हमने 3 इख्ते पढ़े हैं भाई। संतलत के समय सबसे छोटा इख्ता पलवल था। छोटा इख्ता क्या था? पलवल था। बलबन स्वयं आसी का इख्तियार था। और बलबन के जो वंशज थे वो स्ट्रॉन्ग नहीं हुए। फिर हरियाणा में किसका आ गया? खिलजी वंश। क्योंकि पूरे भारत में खिलजी वंश आया था, तो हरियाणा में भी क्या आना था? खिलजी वंश आना था। खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक बनने से पहले कैथल का इख्तियार था। ठीक है। तो अब बात करते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बाद भाई उसके चाचा, उसके भतीजे ने, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको मौत के घाट उतार दिया। अलाउद्दीन खिलजी हमारी हिस्ट्री में बहुत बड़ा शासक हुआ है। अमीर खुसरो जो संगीतज्ञ माने जाते हैं पुराने, उन्होंने इसके बारे में, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत बातें कही हैं। सुल्तान हिंद, ठीक है, बहुत सारी जो पदवी दी जाती है सारी पदवी किसको दी है? अलाउद्दीन खिलजी को। इसके बाद हम बात करें तो खिलजियों में भी भाई अलाउद्दीन खिलजी के पास कोई अच्छे शासक नहीं हुआ। तो इसका फायदा उठाकर यहां पर आगे बच्चों ग्यासुद्दीन तुगलक वंश आ गया। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। जो मैंने बताया वो पॉइंट लिख रहा हूं जो विकिपीडिया में नहीं है। ग्यासुद्दीन तुगलक था भाई संस्थापक तुगलक वंश का। ठीक है। फिर ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद फिर यहां पर आया था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको प्रिंस ऑफ मिनेरियम भी कहते हैं। प्रिंस ऑफ मिनेरियम। हालांकि इंडियन हिस्ट्री में दोबारा भी रिवाइज कराऊंगा, पर अभी भी लिखना प्रिंस ऑफ मिनेरियम भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक संकी राजा था। इसने बहुत जगह टैक्स लगा दिए, किसानों के टैक्स बढ़ा दिए, 2 आब का कर बढ़ा दिया, अपनी राजधानी ट्रांसफर कर ली। तो बहुत सारे किसान परेशान थे। तो एक बार तो विद्रोह हुआ था, जनता का विद्रोह रजिया सुल्तान को बनाने के लिए। अब पहली बार इसके खिलाफ रोहतक, भिवानी, इन सब जगह पर क्या हुए थे? विद्रोह हुए थे। तो किस राजा के खिलाफ हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ हुए थे। ठीक है भाई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात करें तो इसके बाद इसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक, इसका हरियाणा में बहुत अहम रोल है। फिरोज शाह तुगलक एक तो ये कट्टर मुस्लिम था। कट्टर मुस्लिम होने की बजाय ये मुसलमान जो नवाब थे या सरदार थे उनको खुश करने के लिए दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारा मुस्लिम का बिल्कुल हितोपरी हूं, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो इसने जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने गोहाने के मंदिर जलवाए। इसने बहुत सारी संस्कृत की पुस्तक थी उनकी होली जलवाई। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने परंतु नए शहर भी बसाए। फिरोजाबाद बसाया, हिसार बसाया। ठीक है। फतेहाबाद अपने पुत्र फतेह खां की याद में बसाया। हिसार में गुजरी महल बनवाया।
गुजरी महल में बताई थी मैंने 8 स्तंभ लेख थे जो वहां पर 8 भागवतों के आने का जिक्र करते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई इसार में लाट की मस्जिद बसाई भाई, लाट की जो मस्जिद है बच्चों। तो इस प्रकार जो इसार का टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है किसने बसवाया है? फिरोज शाह तुगलक ने। नहरें बनवाई, घग्गर नदी से नहर निकाली, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर फिरोज शाह तुगलक के वंशजों में भी भाई वही बात है, डाउन हुए। तो फिरोज शाह तुगलक के वंशजों के अंतिम समय में 1398 में हरियाणा पर तैमूर का अटैक हुआ बच्चों। किसका अटैक हुआ? तैमूर का। तैमूर ये लगभग पूरे सेंट्रल एशिया का बादशाह था। इसका मूल रूप से उज्बेकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था। विकिपीडिया में ईरान का बादशाह लिख रहा, क्या? क्योंकि ईरान बड़ी चीज थी, ईरान इराक बड़ी चीज थी, परंतु मूल रूप से कहा क्या था? उज्बेकिस्तान का था। चगताई तुर्की वंश का था, चगताई तुर्की वंश का, उज्बेकिस्तान का तैमूर भाई। ठीक है, तैमूर 1398 में तैमूर ने क्या करे थे? अटैक करे भाई। तैमूर ने लगभग संपूर्ण हरियाणा पर और दिल्ली पर सब जगह क्या कर दिया था? अटैक कर दिया था। तैमूर के अटैकों के बारे में हम बुझ जाने तो यह पता लगता है कि बटनेर हनुमानगढ़ से लेकर दिल्ली आया था। लगभग ये 16-17 सितंबर को, वैसे इतिहासकारों के वजह 16-17 सितंबर को दिल्ली आया था। और उसने अपनी आत्मकथा, उसकी आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, मलुक जात ए तैमूरी, मलुक जात ए तैमूरी या तुझके तैमूरी, इसमें इस बात का वर्णन किया है कि वो जो बटनेर से दिल्ली की तरफ आया था तो सरस्वती नगर पे उसने हमला किया था। सरस्वती नगर पे सिरसा पे हमला किया था और दिल्ली के आसपास जो रोहतक, झज्जर, सोनीपत इन पर भी क्या किया था? हमला किया था। तैमूर ने बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया था भाई, तैमूर ने बहुत बड़ा कत्लेआम मचाया था। और कहते हैं कि जब तैमूर ने अटैक किया था उस समय केवल हरियाणा में 2 ही शासक बच पाए थे, 2 ही शासक बच पाए थे। कौन कौन से शासक थे? एक था कैथल का मोहन सिंह मंडार और मेवात का हसन खां मेवाती। क्यों बच पाए थे ये? क्योंकि तैमूर लूट के चला गया था और लूट के जाने के बाद उसने यहां पर अपने वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर सैयद वंश छोड़ दिया था, सैयद वंश। और सैयद वंश के साथ इन दोनों की मैत्रीपूर्ण संधि थी। किसकी? कैथल के मोहन सिंह मंडार राजपूत की और हसन खां मेवाती की। क्लियर बच्चों? रब कर दूं भाई इसने। तो फतेहाबाद, टोहाना, वोहाना सबको कैसे नष्ट कर दिया था? तैमूर ने नष्ट कर दिया था भाई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं तो सैयद वंश के अंत के समय लोधी वंश आया। कौन सा वंश आया? लोधी में कौन भाई? बहलोल लोधी ने क्या कराया भाई? संस्थापक कराया। और बहलोल लोधी के बाद उसका पुत्र था सिकंदर लोधी उत्तम शासक था भाई। इसने गज परंपरा स्टार्ट की, सिकंदर गज, जो गज आज हम मापते हैं किसकी देन है? सिकंदर लोधी की। ये अच्छा शायर भी था, राइटर भी था भाई सिकंदर लोधी। अब बात करें सिकंदर लोधी के बाद हुआ इब्राहिम लोधी। कौन हुआ बच्चों? इब्राहिम लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बारे में बात करते हैं तो इब्राहिम लोधी की पहले राणा सांगा के साथ भी लड़ाई हुई थी। राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया था। फिर क्या हुआ था? राणा सांगा ने सोचा है तो कमजोर आदमी है, तो राणा सांगा ने, उसके चाचा ने, जलाल खां लोधी ने और उसके भाई ने, एक वो था ताशकंद, ये भी ताशकंद उज्बेकिस्तान का, तैमूर का ही वंशज था बाबर, ताशकंद उज्बेकिस्तान से। ये 2 तरह का था, बाप की साइड से तो तैमूर का था और वैसे चंगेज खान का था। ये चंगेज जो खान था ना, इसके अटैक हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के समय। ये चंगेज खान मंगोल का था, जो चाइना से ऊपर मंगोल है वहां का था। तो चंगेज खान के जो अटैक हुए बच्चों वो 13वीं शताब्दी में, 12वीं से 13वीं शताब्दी में चंगेज खान, अलाउद्दीन। तो मां की तरफ से चंगेज खान की और बाप की तरफ से किसके भाई? बाप की तरफ से था ये तैमूर का वंशज बाबर,
ताशकंद से आया था, ताशकंद में फरगना। इसको बुलाया भाई किसने, राणा सांगा ने और उसके चाचा ने। उन्होंने बुलवाया कि तू आ जा भाई, यहाँ पे लूट लाट कर आराम तो मौज लेकर चला जा, क्योंकि पहले भी जो लुटेरे आए थे, चाहे तैमूर आया था चाहे कोई भी आया था, लूट के चले गए थे। बाबर आया, बाबर की भाई इसके साथ क्या हुई, पानीपत की लड़ाई हुई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके साथ हुई भाई, इब्राहिम लोदी के साथ। पानीपत की इस लड़ाई में बाबर की तोप वो बहुत बढ़िया सिस्टम था, तो बाबर ने क्या कर दिया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद राणा सांगा ने, बहलोल लोदी ने सोचा था चला जाएगा, बहलोल लोदी सोचा था कि मैं राज कर लूंगा, राणा सांगा सोचा था कि काफी बाउंड्री है जो दिल्ली के पास वाली मैं हड़पा लूंगा, परंतु बाबर गया नहीं वापिस। बाबर ने क्या करा, इसको हराने के बाद 1527 में खानवा के युद्ध में, किसके युद्ध में, खानवा के युद्ध में किसको और हरा दिया, बाबर को और हरा दिया, सॉरी बाबर ने किसको हरा दिया, राणा सांगा को और हरा दिया। तो देखो पानीपत की लड़ाई में तो इब्राहिम लोदी को लपेटा, इब्राहिम लोदी को जब लपेटा तो राणा सांगा और जलाल खां ये दोनों ने किसका साथ दिया था, बाबर का साथ दिया था, क्योंकि इब्राहिम लोदी घमंडी नेता था, ठीक है। परंतु बाबर ने इसको हराने के बाद राणा सांगा को भी नहीं बख्शा, उनकी मनसा पे पानी फेर दिया। राणा सांगा का उस समय साथ दिया था हसन खां मेवाती ने, हसन खां मेवाती ने और उसके पुत्र नाहर खां ने। अब मैंने बताया था ना कल, हसन खां मेवाती को बाबर ने चिट्ठी भेजी थी कि तू भी मुस्लिम मैं भी मुस्लिम, राणा सांगा काफिर है, तो उसने कहा था, हसन खां मेवाती का बताया था ना, तू दिल्ली का बादशाह मैं पाटन का रहा हूं, तेने मिलना हो तो मेरे पास आओ, मैं क्यों आऊं। तो हसन खां मेवाती का देश प्रेम दिखाते हैं। तो राणा सांगा इतना देश प्रेमी नहीं था, जितना देश प्रेमी कौन था, हसन खां मेवाती था, इसलिए हसन खां मेवाती के नाम से नूह मेडिकल कॉलेज भी गई। तो ये हारने के बाद भाई ये हार गया। तो हारने के बाद हम मानते हैं कि इन युद्धों में जो अपना ये था, क्या नाम है, बाबर, इसने अपना पूरा वर्चस्व दिखाया। तो बाबर ने यहां आने से पहले हिसार का किला जीत लिया था। कौन सा किला, हिसार का किला जीत के किसको दे दिया था, हुमायूं को। हिसार का किला बाबर ने जीत के हुमायूं को दे दिया था भाई। फिर बाबर ने पूरा सिस्टम जीता यहां पर, और बाबर के याद पे काबुली बाग मस्जिद बनवाई। क्या बनाई, काबुली बाग मस्जिद बनवाई। बाबर को वहां दफनाया भी गया है, परंतु उसकी अस्थियां काबुल ले जाई गई थी। अस्थियां कहां ले जाई गई थी, काबुल ले जाई गई थी, ठीक है भाई। ये मैंने किसके बारे में बताया आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट बाबर के बारे में। अब मैं एक बात और करता हूं, बाबर के समय पर एक महत्वपूर्ण युद्ध और हुआ था, वो हुआ था कैथल के मोहन सिंह मंडार के साथ। कब हुआ था, 1530 में। मोहन सिंह मंडार के साथ जब युद्ध हुआ तो उसके दो बहादुर जनरल थे, तरसम बेग और नौरंग बेग। ये भी विकिपीडिया मेंशन कर रखे हैं यहां पर। विकिपीडिया में पेज आगे पीछे लग रहे हैं, वो गलती मत करना, आगे पीछे पेज लग रहे, जिस सीक्वेंस से पढ़ा हूं उस सीक्वेंस में तुमने करने हैं। जिस टाइम ये प्रिंट हुई थी आगे पीछे पेज लगा दिए थे, ठीक है। तरसम बेग और नौरंग बेग दो इंपोर्टेंट थे भाई। अब इसके बाद पानीपत की लड़ाई में वो हार गए थे। अरे के तोपचिया की बात करें तो ये तोपची कौन थी, कि दो तोपची थे, उस्ताद अली और मुस्तफा खां। जर्नल की बात करें तो जर्नल दो थे, तरसम बेग और नौरंग बेग, तरसम बेग और नौरंग बेग। और तोपचिया की बात करें तो तोपची दो थे भाई, तोपची दो थे। इसके तोपची कौन कौन से, उस्ताद अली और भाई कौन से आपके, मुस्तफा खां, ठीक है। अब मैंने बात करते हैं भाई, ठीक है भाई। तोपचियों की बात करें तो उस्ताद अली और मुस्तफा खां, और उसके जर्नल की बात करें तो तरसेम बेग और नौरंग बेग भाई, ठीक है। मोहन सिंह मंडार मैंने हरा दिया था, बता दी थी। इसके बाद जो पेपर में आ जाए ना, सबों की मीनार किस युद्ध में बनाई उसने, सबों की मीनार मोहन सिंह मंडार के साथ 1530 में बनाई। 1530 में सबों की मीनार बनाई। जेहाद का नारा किस में दिया, जेहाद का नारा दिया था 1527 के खानवा के युद्ध में। तो राणा सांगा के खिलाफ युद्ध में जेहाद का नारा दिया था, और सबों की मीनार मोहन सिंह मंडार के टाइम पर बनाई थी। जो मैंने बताया, जो बाबर की मां थी वो मंगोल साइड से थी, निगार खान उसकी मंगोल की साइड, इसीलिए बाबर की सल्तनत को यहां पर क्या कहा जाता है, मुगलिया वंश, मुगल वंश। बात समझ आ गया, क्योंकि मंगोल को, ठीक है। अब बाबर की मृत्यु हो जाने के बाद यहां का शासक हुमायूं बना। हुमायूं, ऐसा इतिहासकारों ने कहा है कि ऐसा प्रथम सम्राट हुआ था बच्चों, ऐसा प्रथम जो बादशाह हुआ था। देखो सल्तनत काल में तो सुल्तान कहेंगे, क्या कहेंगे, सुल्तान, और मुगल काल में कहेंगे बादशाह। मुगल काल में क्या कहेंगे, बादशाह। और हिंदू जो बढ़ेंगे वे कहेंगे अपने आप को सम्राट, क्या कहेंगे, और जो छोटे होंगे वे कहेंगे राजा। बात समझ आ गई। और जो देखो
अब मैंने बोला सम्राट के अंदर राजा होंगे, सम्राट के अंदर क्या होंगे? राजा। हिंदुओं में और भाई मुसलमानों में सल्तनत कालों में सुल्तान कहेंगे, मुगलों में बादशाह कहेंगे। तो बादशाहों के अंडर जो रियासत होंगी उनके होंगे नवाब। क्या होंगे? नवाब। तो जो भी बादशाह कमजोर होगा उसका नवाब ऊपर आके उसको क्या कर देगा? फिनिश कर देगा। बात समझाई नहीं आई? तो मैं बोलूं जब तैमूर भाज गया था, तैमूर लूट के चला गया था, तो अपना नवाब छोड़ के गया था। यहां पर क्या छोड़ के गया था? अपना नवाब। वे नवाब आगे जाके सैयद वंश बने। क्या बने? सैयद वंश। ऐसे नादिर शाह जब लूट के ले जाएगा तो नादिर शाह अपना यहां पे क्या छोड़ देगा? नवाब। बात समझ आई नहीं आई? आगे हम बात करते हैं। तो राजपाट भाइयों में बांट कर किसने खाया था? आपके में हुमायूं ने। हुमायूं ने कैसे बांट के खाया? मेवात तो इंदाल को दे दिया, क्योंकि सनखा मेवाती रहा था ना उसके बाप ने। मेवात इंदाल को दे दिया, सरहंद व हिसार कामरान को दे दिया। सरहंद व हिसार कामरान को दे दिया। खुद किस पे बैठ गया? दिल्ली पर बैठ गया। कौन? हुमायूं। हुमायूं के साथ हुमायूं कुशल प्रशासक नहीं था, तो उसकी लड़ाई सासाराम बिहार से, सासाराम बिहार से एक था फरीद खान। कौन था? फरीद खान, जिसने बचपन में शेर को मार दिया तो क्या बन गया था? शेर खान। ये जो शेर खान था जिसने बचपन में शेर को मार दिया, अफगानिस्तान से था। किससे बच्चों? अफगानिस्तान से। तो सुर्री वंश था अफगानिस्तान में। कौन सा? सुर्री वंश। तो शेर खान सुर्री हुआ, शेर खान सुर्री हुआ। इसने दो लड़ाई लड़ी भाई इंपॉर्टेंट। किसके साथ? हुमायूं के साथ। चौसा का युद्ध और बिलग्रिम का युद्ध। चौसा का युद्ध 15 जून 1939 को, 15 जून 1939 को चौसा का, और बिलग्रिम का युद्ध 1540 को। बिलग्रिम। चौसा के युद्ध में इसने हुमायूं को हराया और पराजित किया, और शेर खान से शेरशाह बन गया। शेरशाह। शेरशाह की उपाधि कौन से युद्ध में ली? चौसा के युद्ध में। ठीक है, शेर मारा था, शेर खान बन गया था। सूरी, क्योंकि अफगानिस्तान तरफ सूरी आ गया, तब इसका नाम हुआ शेरशाह सूरी। क्या नाम हुआ? शेरशाह सूरी। फिर इसने बिलग्रिम के युद्ध में भी किसको हराया? हुमायूं को हराया। फिर हुमायूं भाग गया था। ठीक है, फिर अमरकोट के राजा 17 साल के यहाँ किसका जन्म हुआ था? अकबर का। तो क्योंकि हुमायूं उस टाइम पे भाज रहा था बचता बचता किससे? इससे, शेरशाह सूरी से। फिर भाई इसने यहां पर अपना दिल्ली में पूरा सिस्टम बनाया। 1545 में कलिंजर के किले में, 1545 में कलिंजर के किले में उक्का नामक अस्त्र चलने की वजह से, कौन सा अस्त्र? उक्का नामक अस्त्र चलने की वजह से किसकी मौत हो गई थी? शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी की। फिर इसने अपना वंशज आदिल शाह सूरी दिल्ली पर बैठाया, परंतु आदिल शाह सूरी कोई स्ट्रॉन्ग शासक नहीं था। तो इसकी सेना में भर्ती हुआ एक सैनिक था पहले। कौन भाई? हेमराज उर्फ एमू। उसने सोचा इसका, बाद में ये सैनिक से भाई क्या बन गया था? फौजदार बन गया था। इसने देखा इसका राजा जो है, इसका शेरशाह सूरी तो बहुत इंपॉर्टेंट राजा था, परंतु उसका जो वंश था आदिल शाह सूरी, कौन सा वंशज? आदिल शाह सूरी, वो स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था। तो इसने स्वयं, आदिल शाह सूरी ने कहा तो दिल्ली को संभाल। तो दिल्ली में आदिल शाह सूरी का नवाब बनने की बजाय खुद क्या बन गया? ये सम्राट बन गया। क्या बन गया? तो हिंदू था तो अपने आप को बादशाह कहेगा, सम्राट कहेगा। सम्राट क्योंकि दिल्ली का था तो सम्राट कहेगा, और छोटी जगह का होता तो राजा कहता। इसीलिए और कोई भी हिंदू सम्राट बनेगा तो अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि देगा। किसकी उपाधि देगा? तो ये 14वां विक्रमादित्य बना था। 14वां विक्रमादित्य कौन बना था? हेमराज उर्फ हेमू। नमक का व्यापारी था। इसने बड़ी अच्छी तरह से प्रशासन चलाया। तो इसके समय फिर पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई बच्चों? दूसरी लड़ाई हुई भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई 5 नवंबर 1556 को। यहां से तो एमू लड़ा। कौन लड़ा? एमू। और परली तरफ से, जहां पर तो एमू की ताजपोशी हुई, परली तरफ पंजाब कलानौर में। कहां पर बच्चों? पंजाब कलानौर में। छोटी सी आयु में, 13-14 वर्ष की आयु में किसकी ताजपोशी हुई? अकबर की। अकबर की तरफ से लड़ी लड़ाई बैरम खां ने। किसे लड़ाई लड़ी? बैरम खां ने। तो लड़ाई लड़ी भाई, इसकी आंख में तीर लग गया। तीर लगने बाद फिर भी ये लड़ता रहा, फिर ये मूर्छित हो गया। तो जीते हुए युद्ध को कौन हार गया? हेमराज उर्फ एमू, विक्रमादित्य सम्राट। फिर हारने के बाद यहां पर किसकी सल्तनत कायम होगी भाई? अकबर की। फिर अकबर के बाद हम अन्य मुगलों के समय में हरियाणा को पढ़ते हैं। अन्य मुगलों के समय हरियाणा का क्या हुआ बच्चों? अच्छा, हुमायूं की बात करें तो फतेहाबाद की मस्जिद में, फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने। फतेहाबाद की मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने कराया था। फिर हम बात करते हैं अन्य मुगलों के समय हरियाणा। देखो, अकबर का लड़का जागीर, जागीर के बाद क्या है बच्चों? शाहजहां।
शाहजहां ने है ना एक चकला सिस्टम स्टार्ट किया था। चकला मतलब एक इकाई को बोलते थे, चकला कोठे को नहीं, यहाँ पर एक इकाई को बोलते थे। उसका हाकिम बनाया था कृपाराम गौड़ को, हिसार में चलाया था चकला, चकले की इकाई हिसार में बनाई, उसका हाकिम किसको बनाया? कृपाराम गौड़ को। ठीक है, शाहजहां के काल में ही मामा भांजा मुगल सराय बनी है। मामा भांजा मुगल सराय कहां पर है? गरोंडा में। और मामा भांजा मस्जिद बोल लो, दरगाह बोल लो तो सोनीपत में, मुगल सराय बोलो तो गरोंडा करनाल में, और मामा भांजा दरगाह मस्जिद बोलो तो सोनीपत में। किसके समय बनी बच्चों? ये शाहजहां के समय। ठीक है, पिंजौर में मुगल गार्डन, पिंजौर में मुगल गार्डन जो फिदाए खान ने बनाया। किसने बनाया? फिदाए खान ने। ये भी किसके समय बनाया? शाहजहां के समय। तो पेपर में ये भी पूछ, शाहजहां के समय इमारत हरियाणा में कौन सी है? मुगल सराय गरोंडा वाली, और वो मुगल गार्डन कहां पर? पिंजौर वाला। किसने बनाया? फिदाए खान ने। किसके समय बनी है? शाहजहां के समय। इसका आज वर्तमान नाम के मुगल गार्डन का? यादवेंद्र गार्डन। वर्तमान में नाम क्या है? यादवेंद्र गार्डन। इसे क्या कहते हैं? उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं, उत्तर भारत का नंदनवन भी कहेंगे। और यहाँ पर हर वर्ष आमों का मेला लगता है। तो आमों का मेला पिंजौर में लगता है, परंतु आम सबसे ज्यादा अंबाड़े में होते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर टू यू? इसके बाद हम करते हैं, जहांगीर के समय भी कुछ हुआ था। शाहजहां का जो फादर था वो जहांगीर था। जहांगीर के समय केवल एक ही बात हुई थी, फरीद, जो बाबा फरीद है ना, बाबा फरीद थे जहांगीर के समय, उन्होंने फरीदाबाद शहर बसाया था। 1607 ईस्वी में जहांगीर के समय फरीदाबाद शहर बसाया था, क्योंकि 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई थी? अकबर की। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी, और 1707 में औरंगजेब की। ये दो मृत्यु भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में अकबर की, 1707 में औरंगजेब की। ठीक है, फिर भाई शाहजहां के बाद कौन आया? औरंगजेब। औरंगजेब के समय भी, औरंगजेब के समय राजपूतों के जो सिस्टम बने थे वो भी कुछ औरंगजेब के समय बने थे। जैसे माधोगढ़ का किला, महेंद्रगढ़ में अरावली पर्वत श्रृंखला में माधोगढ़ का किला था, ये मुगलिया काल के दौरान बना था। किस दौरान बना था? मुगलिया काल के दौरान बना था माधोगढ़ का किला। ठीक है, शासक माधोगढ़ जी ने बनवाया था, सवाई माधोपुर के शासक, क्योंकि सवाई माधोपुर जो राजपूत थे अकबर के टाइम पर स्ट्रॉन्ग थे, तो सवाई माधोपुर के शासक माधोगढ़ ने बनाया था। इसके अलावा औरंगजेब के समय कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। उन विद्रोह में एक कौन सा बच्चों? सतनामियों का विद्रोह। कौन सा विद्रोह? सतनामियों का विद्रोह। सतनामी क्या थे ये समझो। सतनामी बच्चों रविदास जो है, रैदास जो संप्रदाय है उसको मानते थे। रैदास संप्रदाय में रवि, इसका चेला था उद्धव। उद्धव का चेला होया वीरबान। जो वीरबान था इसका गांव था बीजासर, नारनौल के पास बीजासर। तो यहां पर नारनौल महेंद्रगढ़ में इस संप्रदाय का पंथ बनया, वीरबान ने बसाया 1543 में। 1543 में वीरबान ने किसकी नींव डाली? सतनामी संप्रदाय की। ठीक है, सतनामी संप्रदाय, इसका इस जाटों ने भी सतनामी संप्रदाय का क्या किया था? समर्थन किया था। इनकी कहते हैं सतनामी की लड़ाई होगी थी कर्मचारी के साथ, उसके बाद से विवाद बढ़ता चला गया और ये विवाद काफी दूर तक गया। और सतनामियों का मूल संघर्ष 1669 में माना जाता है कि 1669 में सतनामियों ने बड़े लेवल पर किसके साथ संघर्ष किया? मुगलों के साथ। परंतु सतनामी संप्रदाय बना कब? 1543। किसने बनाया? वीरबान ने। कौन से गांव का था? बीजासर का। वीरबान का गुरु कौन था? उद्धव। कौन से संप्रदाय को मानते हैं ये? रैदास संप्रदाय को। रैदास संप्रदाय के फॉलोअर ने सतनामी संप्रदाय नारनौल में बनाया था भाई। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं जाटों का विद्रोह। जाटों का विद्रोह भी मुगलों के समय से स्टार्ट हो गया था। जाटों के विद्रोह में सबसे पहले गोकुला ने और भाई मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो गोकुला और उसके चाचा थे उदय सिंह सिंघी। अच्छा एक बात और पूछे तो जाट संप्रदाय था ना, ये सिन सिंघी गोत्र के जाट थे। सिन सिंघी गोत्र के जाट थे। डींग में इनका किला है, डींग भरतपुर में इनका किला है। सबसे पहले गोकुला और उदय सिंह सिंघी ने तिलपत का युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? तिलपत का युद्ध। ये भी कब? 1669 में। इसीलिए तो सतनामी और जाट क्या हो गए थे? एक साथ हो गए थे। 1669 में लड़ा था। जाटों की तरफ से गोकुला और उदय सिंह सिंघी, और औरंगजेब की तरफ से लड़ा था हसन अली खां। औरंगजेब की तरफ से हसन अली खां। तो पेपर में भी पूछ सकता औरंगजेब और जाटों के साथ, औरंगजेब और जाटों के साथ, या पेपर में पूछ सकता मुगलों और जाटों के बीच में, मुगलों और जाटों के बीच में। 1669 में कौन हार गए थे भाई? जाट हार गए थे, और मुगल का जो हसन अली खां वो जीत गया था। इस युद्ध को बोलते तिलपत का युद्ध। कौन सा युद्ध? तिलपत का युद्ध। कब हुआ बच्चों तिलपत का प्रथम युद्ध? 1669
1669 में, 1669 में। जाटों की तरफ से कौन? गोकुला और उदय सिंह सिंघी। और मुगलों की तरफ से, औरंगजेब की तरफ से कौन? हसन अली खां। फिर इसके बाद गोकुला वगैरह के बाद जाटों के जो अन्य लीडर हुए वे हुए बदन सिंह। बदन सिंह हुए। गोकुला के बाद अन्य लीडर हुए बदन सिंह। बदन सिंह के बाद हुए बच्चों राजा राम। कौन हुए? राजा राम। राजा राम के बाद हुआ चूडामन। कौन हुआ? चूडामन। चूडामन के बाद हुआ था बच्चों आपका जाटों का अफलातून। कौन? सूरजमल। जाटों का अफलातून सूरजमल। 1707 से लेकर 1763 ईस्वी में सूरजमल। सूरजमल को मुगलों ने मार दिया था। सूरजमल के बाद उसका पुत्र हुआ जवाहर सिंह। तो ये जाटों की डायनेस्टी थी भाई। बदन सिंह, राजा राम इंपोर्टेंट था। राजा राम के टाइम पर जाटों ने संगठित वर्ग बना लिया था। राजा राम ने डींग के किले की नींव डाली थी। राजा राम जो है अकबर की अस्थियां उड़ा लाया था। अकबर की जो अस्थियां हैं सिकंदराबाद मकबरे से वो उठा लाया था। सिकंदराबाद मकबरे से वो उठा लाया था राजा राम, सिकंदराबाद मकबरे से। इसने लाल किले के कवाड़ उतार लिए थे। लाल किले के जो कवाड़ थे वो उतार लिए थे राजा राम ने। तो राजा राम बहुत संगठित योद्धा था। इस समय जाट संप्रदाय का बहुत इंपॉर्टेंट योद्धा बन गया था ये राजा राम। परंतु जाटों में जो बहुत ज्यादा विजय पाई या आगरा के फोर्ट पे कब्जा किया, जाटों ने जो आगरा के फोर्ट पे कब्जा किया वो सूरजमल के समय कराया था। किसके समय? सूरजमल। और जाटों में अगर हम हरियाणा की बात करें तो जवाहर सिंह के समय हरियाणा पे कब्जा किया था। किसी समय? जवाहर सिंह के समय हरियाणा पे कब्जा किया था किसने? जाटों ने। क्लियर होगी जाटों की बात? लिख ली भाई। तो जो जवाहर सिंह था इसके समय, जवाहर सिंह के समय जो उस समय का मुगल बादशाह था उनके साथ तिलपत का दूसरा युद्ध हुआ। तिलपत का द्वितीय युद्ध। तिलपत का द्वितीय युद्ध कब होगा? जब सूरजमल मर गया होगा। सूरजमल मरने के बाद 1764 में हुआ। क्यों? क्योंकि मुगलों ने सोचा था सूरजमल तो मर गया, अब क्यों ना अंग्रेजों के साथ युद्ध किया जाए। तो 1764 में जाट राजा जवाहर सिंह और भाई जाट राजा जवाहर सिंह, और इस समय तक 1761 जा लिया ना। 1761 में पानीपत की लड़ाई होली थी। पानीपत की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। तो अहमद शाह अब्दाली अपना नवाब छोड़ के जाएगा। तो अहमद शाह अब्दाली का नवाब था नजीबोदुल्ला। नजीबोदुल्ला। तो नजीबोदुल्ला किसका नवाब? अहमद शाह अब्दाली का नवाब। और जाट राजा कौन? जवाहर सिंह के बीच में लड़ाई हुई और जाट राजा जवाहर सिंह इसमें जीत गए। तो पहला युद्ध तो जाट हार गए थे। दूसरा युद्ध तिलपत का द्वितीय युद्ध जो था, पहला युद्ध देखो कब हुआ था? पहला युद्ध तो बहुत पुराने में हो गया 1669 में। और तिलपत का दूसरा युद्ध 1764 में। तिलपत फरीदाबाद में बच्चों। तिलपत कहां पर? फरीदाबाद में। बात में आ गई नहीं आ गई? तो दूसरा कौन जीत गए? जाट राजा जवाहर सिंह। किसके लिए होया? अहमद शाह अब्दाली के नवाब। क्योंकि अहमद शाह अब्दाली 1761 में जीत के जा लिया था ना, तो उसके नवाब के साथ, नजीबोदुल्ला के साथ। क्लियर भाई? कर दी इसको रब। मुगलों के समय एक तो जाटों ने विद्रोह कराया था, एक सतनामियों ने विद्रोह किया था, एक इंपोर्टेंट विद्रोह था सिखों का। किसका विद्रोह था? सिखों का विद्रोह। सिखों का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट मुगलों के समय। सिखों का जो विद्रोह कराया वो गुरु गोविंद सिंह जी थे। गुरु गोविंद सिंह जी थे 1710 में। पहले 1707 में किसकी मृत्यु हुई? औरंगजेब की। 1710 में किसकी मृत्यु होगी? गुरु गोविंद सिंह की। परंतु गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद भी उनका संघर्ष चलता रहा था। क्यों चलता रहा? एक बंदा था बंदा बैरागी। बंदा बैरागी, इसके बारे में लिखो बच्चों। पहले तो इसका बचपन का नाम लक्ष्मण देव था। राजौरी जम्मू कश्मीर से है, ये मैंने लिखवा रखा है। इसने क्या कराया था? बचपन में शिकारी था, शिकार भी क्या करता। इसने एक हिरण को मार दिया। हिरण के नवजात पेट में 2 बच्चे थे। उससे इसका मन परिवर्तन हो गया और यह आध्यात्म की तरफ चला गया। जब आध्यात्म की तरफ चला गया तो लाहौर में साधु राम का शिष्य बना। क्या शिष्य बना? साधु राम का। साधु राम का शिष्य बना लाहौर में। तब इसका नाम परिवर्तन हो गया माधोराम। क्या नाम हो गया? माधोराम। इनसे शिक्षा ली लाहौर में। फिर इसके बाद ये शिक्षा लेने के बाद ये महाराष्ट्र में चला गया था। महाराष्ट्र नासिक में एक तांत्रिक था ओगड़नाथ। उस ओगड़नाथ से शिक्षा ली। तब ये माधोराम क्या बन गया? तांत्रिक बन गया भाई। माधोराम तांत्रिक बन गया। इसको घमंड था अपनी शक्तियों पर। जिसका बचपन का नाम क्या था? लक्ष्मण देव। कहां से था ये? जम्मू कश्मीर से, राजौरी पुंज से। जम्मू कश्मीर राजौरी से, राजपूत परिवार से। कहीं कहीं इसको वैश्य जाति का भी कहते हैं, पर राजपूत परिवार का।
फिर तांत्रिक को घमंड हो गया। तो एक बार गुरु गोविंद सिंह जी आए नासिक में। गुरु गोविंद सिंह जब नासिक में आए नंदेड़ के पास, तो वहां पर नंदेड़ गुरुद्वारा भी है। तो यहां पर क्या हुआ, अब तो नासिक से अलग जगह हो उसकी नंदेड़। तो वहां पर आने के बाद गुरु गोविंद सिंह को कहा गया कि आप इस गांव में कहीं पर भी रुको, तांत्रिक के पास मत रुकियो। तो गुरु गोविंद सिंह जानबूझ के उस तांत्रिक की कुटिया में गए, वहां रुके। इस तांत्रिक को बड़ा घमंड हुआ कि मेरे पास आ रहा है, उठता क्यों नहीं। तो इसने अपनी बोला तू उठा ले भाई, तेरे पास आ रहा हूं। तो इसने अपनी शक्ति वक्ति लगाई, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, टस से मस नहीं हुए। फिर इसने कहा तू भाई आप कौन हो जरा, तू खुद जान ले। तो उसने फिर अपनी शक्ति से पता लगाया गुरु गोविंद सिंह जी हैं। तो इनसे इतने वशीभूत हो गया। इस बंदा बहादुर ने बोला मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा तू ये सारी गलत चीज छोड़ दे, और उसको अमृत चखा दिया। अमृत चखाने के बाद इसका नया नाम दिया बंदा बैरागी। क्या नाम दिया? बंदा बैरागी, बंदा बहादुर। ये गुरु तो नहीं था, क्योंकि 10वें गुरु के बाद उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना, परंतु सिख आज भी इसको 11वां गुरु मानते हैं। इसके इंपॉर्टेंट काम क्या थे बच्चों? एक वजीर खान था, सरहंद का नाम, सरहंद का सिकदार था वजीर खान। इस वजीर खान ने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्र मार दिए थे। तो वजीर खान अपने गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों का बदला किसने लिया था? बंदा बहादुर ने। 1710 में किसको मार दिया था? सरहंद के गवर्नर को, वजीर खान को मार दिया। इसके अलावा इसने क्या करा? यमुनानगर के आसपास लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। यमुनानगर के आसपास लोहागढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शेरी खांडा सोनीपत को भी अपना क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। इसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। जब तक ये लड़ाई करता रहा मुगलों के लिए सरदर्द बनता रहा। जब तक ये लड़ाई करता रहा मुगलों के लिए सरदर्द बनता रहा। कौन भाई? बंदा बहादुर। लास्ट में आकर 1715 में दुन्नी चंद की हवेली में, दुन्नी चंद की हवेली ये पंजाब में है, दुन्नी चंद की हवेली, वहां पर इसको मुगलों के सैनिकों ने मार दिया और मरते मरते 50-60 सैनिकों को अकेला मार गया था बंदा बहादुर। ठीक है भाई, बंदा बहादुर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी। लोहागढ़ को राजधानी बनाया और इसको बनाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं। तो मैंने मुगलों के समय के विद्रोह बता दिए, औरंगजेब के समय सतनामियों का विद्रोह, बंदा बहादुर का विद्रोह, ठीक है, और जाटों का विद्रोह। जाटों के बारे में पूरा बता दिया। और इसके बारे में मुस्लिमों के बाद बंदा बहादुर के बाद बहुत सारे सिख संप्रदाय के अलग अलग क्या हो गए थे? अलग अलग राजा बन गए थे। फिर क्या हुआ बच्चों? मुगलों में कोई इंपॉर्टेंट राजा नहीं हुआ। किसके बाद? औरंगजेब के बाद। तो मुगल छिन्न भिन्न हो गए। तो मुगल जब छिन्न भिन्न हो गए, मुगलों में अलग अलग हुए। एक आया फरुखशियर, उसे कहते गणित कायर। फिर आया मोहम्मद शाह रंगीला। कौन आया? ये रंगीला इंसान था। तो मोहम्मद शाह रंगीले के टाइम पर फिर एक लुटेरा आया। देखो लुटेरे कौन कौन है? सबसे पहले चंगेज खान आया था अलाउद्दीन खिलजी के समय। किसके समय? जब नवीन मुसलमान बने थे। फिर आया था तैमूर। तैमूर किसके समय? तुगलकों के समय। किसके समय? ठीक है। फिर अब आया नादिर शाह। कौन आया? नादिर शाह। नादिर शाह कहां से आया था? ईरान से। नादिर शाह को कहते ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। जो चंगेज खान था जो अलाउद्दीन खिलजी के समय आया था, वो था मंगोल से। कहां से था? मंगोल से। ठीक है, 13वीं शताब्दी, 12वीं 13वीं शताब्दी में। उसके बाद कौन आया था आपका? तैमूर। तैमूर आया था उज्बेकिस्तान से। फिर आया था बाबर, वो भी किससे था? उज्बेकिस्तान से, ताशकंद से। अब आया नादिर शाह ईरान से, 1739 में आया। 1739 में जिस समय नादिर शाह आया, उस समय यहां पर था बच्चों आपका मोहम्मद शाह रंगीला। ये कोई उत्तम शासक नहीं था मोहम्मद शाह रंगीला। इस मोहम्मद शाह रंगीले को बुरी तरह से हराया था किसने? नादिर शाह ने। रियलिटी में क्या था? इसका एक नवाब था सादत खां। शहादत खां इसका नवाब था। उस सादत खां ने धोखा दे दिया। सादत खां ने नादिर शाह को उकसाया कि तू तो थोड़े रुपये मांग रहा है, चाहे 1 करोड़ मांग ले, 10 करोड़ मांग ले, उतने भी दे देगा। तो वो जाके वहां के उसके कैंप में मिल गया। कैंप में मिलने के बाद बोला कि जीत होगी, जीत होगी। तो नादिर मोहम्मद शाह रंगीले को संधि करने के लिए बुला लिया करनाल के उसमें, और कोई लड़ाई नहीं हुई थी, जीतते नहीं हुई थी। उसने उठा के उसको क्या बना लिया? बंदी बना लिया। और फिर आके दिल्ली में कत्लेआम मचाया। तख्ते ताउस कोई नूर हीरा, तख्ते ताउस कोई नूर हीरा। कौन सब कुछ उठा के ले गया? नादिर शाह। कौन सा युद्ध हुआ? करनाल का युद्ध। क्या मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं था? था भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ने वाला लड़ाका था बाल किशन, राव बाल किशन। राव बाल किशन ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी। किसकी तरफ से? मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से राव बाल किशन ने काफी अच्छी लड़ाई लड़ी थी भाई। राव बाल किशन कहाँ का था? रेवाड़ी का। तो अब बात करते हैं इसी के समय, मोहम्मद शाह रंगीले के समय रेवाड़ी में राव वंशज स्टार्ट हुआ था। राव वंशज कहां पर? रेवाड़ी में। इसके क्योंकि औरंगजेब के समय
औरंगजेब के समय एक नंदराम नामक अहीर होता था, नंदराम नामक अहीर। उसने सबसे पहले गढ़ी बोलनी को क्या बनाया, अपना मुख्यालय बनाया। गढ़ी बोलनी किसने बनाया, नंदराम नामक अहीर ने। ठीक है, नंदराम के बाद यहाँ का शासक बना था बाल किशन। ये वही बाल किशन है जो 1739 में करनाल के युद्ध में किसकी तरफ से लड़ा था, मोहम्मद शाह रंगीला की तरफ से लड़ा था। मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको खुश होकर शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। शमशेर बहादुर की उपाधि किसको मिली, रेवाड़ी के राव बाल किशन को, जो नंदराम का लड़का था, गढ़ी बोलनी से जिन्होंने स्टार्ट किया था। बात समझ आ गई नहीं आगी। तो नादिर शाह जब लूट के ले गया तो नादिर शाह किसको छोड़ देगा, नादिर शाह लूट के, इसको ईरान का नेपोलियन कहेंगे, किसको, नादिर शाह। तो नादिर शाह भी अपने नवाब को छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा। इसी का नवाब था नजीबोदुल्ला। कौन था इसका नवाब, नजीबोदुल्ला। बताई थी नजीबोदुल्ला, वही नजीबोदुल्ला जिसके साथ जवाहर सिंह का युद्ध हुआ था तिलपत का। तो अब कौन आ गया, नजीबोदुल्ला। अब सुनो, यहां से कहानी चेंज होती है बच्चों। जो ये नजीबोदुल्ला आया, यहां से कहानी फिर मोड़ लेगी। क्यों मोड़ लेगी नजीबोदुल्ला से कहानी, इसलिए मोड़ लेगी, नजीबोदुल्ला किसका, दिल्ली का। परंतु नादिर शाह तो लूट के ले गया, ये अकेला फंस गया यहां पर। मोहम्मद शाह रंगीला के जाने के बाद में शाह आलम आ गया था। तो यहां पर दिल्ली को सबने अटैक करना स्टार्ट कर दिया। देखो, एक तो मैंने बताया तिलपत का युद्ध। कौन सा युद्ध, कौन जीत गया, जाट राजा जवाहर सिंह जीत गया, नहीं जीत गया। तो यहां से इसको धक्का लग गया, कुछ हिस्सा जाटों ने कब्जा लिया। परली तरफ से मराठे हालांकि हार गए थे पानीपत। फिर इसके बाद ये जो नजीबोदुल्ला के बाद फिर क्या आगे थे, दोबारा है ना एक लीडर आया था। लीडर कौन आया था बच्चों, लीडर आया था एक आपका अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ये उसी का वंशज था, किसका, नादिर शाह का। किसका, बात समझ आई नहीं आई। जिस प्रकार तैमूर का वंशज कौन था, बाबर। तैमूर 1398 में आया, बाबर जो 1525 में आया। तो ये जल्दी आ गए। नादिर शाह 1739 में आया था, अहमद शाह अब्दाली लगभग 1755 में आ लिया था और 61 तक क्या करता रहा था, लड़ाई करता रहा था। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली को, क्योंकि दिल्ली को पहले लूट रहे थे मराठे। कौन लूट रहे थे, मराठे लूट रहे, जाट लूट रहे, सिख लूट रहे, ये तीनों लूट रहे। एकदम से देखा ये तो नजीबोदुल्ला जो छोड़ के गए थे वो तो बिल्कुल डाउन हो गया। तो फिर दोबारा किसने आने का फैसला लिया, अहमद शाह अब्दाली ने। इसको दुर्रे दुर्रानी कहते हैं, दुर्रे दुर्रानी। ये आया भाई, अब होना तो ये चाहिए था, ये लूट रहे थे तीनों जने, इन तीनों जने ने क्या करना चाहिए था, साथ देना चाहिए था। परंतु मराठा का साथ किसी ने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, समझो। जो जाट राजा थे इस समय सूरजमल थे। कौन थे, सूरजमल। सूरजमल इसके फादर थे जवाहर सिंह के, क्योंकि ये लड़ाई 1764 में हुई तिलपत की। तो सूरजमल बोले कि तू छापामार युद्ध कर, डायरेक्ट मत लड़। मराठे अपने आप को शहनशाह सोचते थे कि हम तो क्या करें, सीधी लड़ाई लड़ेंगे। इसने कहा छापामार युद्ध कर और भाई मुझे ना प्रधानमंत्री बनाइए, सूरजमल ने कहा। तो उस प्रधानमंत्री बनाने से ये नाट गया, क्योंकि मैं सबको जीतूंगा। मैं इसे घमंड था मराठों को कि सबको हरा देंगे। तो सूरजमल ने भी भाई छापामार युद्ध नहीं अपनाता, तो भाई हमारी सेना को हम क्यों मराए, हमारी सेना तो मर जाएगी। छापामार युद्ध का मतलब गोरिल्ला युद्ध, छुप के वार करना। इसने काम तो आगे से लड़ेंगे भाई, ठीक है। और इसने प्रधानमंत्री बनाने में भी संशय रख दिया, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि कईयों का सपोर्ट ले रहा था। सिख जो है लेट पूछे, सिख साथ देना चाहते थे, परंतु सिख क्या पूछे, लेट पूछे। तो यहां पर इनका साथ जो दिया था अपने यहाँ की खा पंचायतों ने, शोलाल चौधरी के नेतृत्व में अपने यहाँ पे 20,000 सैनिक गए थे। किसके पास, सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ के पास। ये लड़ाई हुई भाई। इसमें इब्राहिम गारदी बहुत फेमस वो था, इब्राहिम गारदी, मराठे के पास इब्राहिम गारदी। ये मुस्लिम होने के बावजूद भी तोपची था बहुत बड़ा। इसके भी 20,000 सैनिक थे इब्राहिम गारदी के भी मराठा के पास। तो ये भी बहुत अच्छा वो था तोपची, इन्होंने साथ दिया। परंतु मराठों के साथ लड़ाई हुई, पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई। परंतु तृतीय लड़ाई में पूरी तरह से कौन हार गए बच्चों, मराठे हार गए। 14 जनवरी 1761 को मराठे बुरी तरह से हार गए। हालांकि जीतता हुआ युद्ध हार गए। पहला तो मराठा ने उनका जो सामान था वो ध्वस्त कर दिया, खाने पीने का, ठीक है। वो करने के बाद भाई पीछे ने बैक लेके, क्योंकि वो रिजर्व सेना रख रहे थे, अहमद शाह अब्दाली रिजर्व, और इनकी सारी सेना एक बार में टूट पड़ी। तो उन्होंने खाने की सप्लाई बंद कर दी। खाने की सप्लाई बंद कर दी तो भूख की वजह से मर गए। तो मराठे पागल होकर लड़ने लगे। उन्होंने मार मूर के भाई अहमद शाह अब्दाली सेना को सोचे हम जीत गए। फिर जो रिजर्व सेना आई उसके साथ लड़ाई नहीं कर पाए। खुद सदाशिवराव भाऊ और विश्वासराव भाऊ सब कोई मर गए थे,
किस युद्ध में? 17 जनवरी 1961 में। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ? अंबाड़ा वंबाड़ा का डिफरेंट इलाका डिफरेंटों को बांट दिया भाई। कुरुक्षेत्र को तो कुरुक्षेत्र और अंबाड़ा वगैरह का इलाका दे दिया जोना खां को। किसको? जोना खां को। और यहाँ पर कौन छोड़ गया था? वो नजीबुद्दौला। कौन बच्चों? नजीबुद्दौला। ठीक है, तो अब मैंने बता दिया ये किसकी लड़ाई? पानीपत की लड़ाई। तो पानीपत की लड़ाई होने के बाद तो बताओ फिर तो ये अहमद शाह अब्दाली भी को खास फायदा नहीं उठा पाया उसका, क्योंकि इसकी सेनाएं बुरी तरह से हार गई। तो मराठे खेत हारना मतलब युद्ध हारना, खेत हार के भी जीत गए थे, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली कोई लुटेरा उसके बाद भारत में एंट्री नहीं कर पाया। तो फिर भाई सब ने फायदा उठाया। मराठे ये चले जाने के बाद छोटे छोटे मराठे सिंधिया विंधिया आकर दिल्ली पर अटैक करने लगे। जाटों में सूरजमल मरने के बाद जवाहर सिंह अटैक करने लग गया, सिख अटैक करने लग गया। तो कुल मिलाकर इस नजीबुद्दौला का रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं था। हालांकि ना नजीबुद्दौला नवाब के तौर पर छोड़ गए थे, अभी भी शासक अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों को ही बनाया था। किसको बनाया था? मुगलों को। अब जो मुगल शासक आ गया था वो आ गया था शाह आलम। कौन आ गया था? मुगल शासक शाह आलम। ठीक है बच्चों, तो मैंने बता दिया भाई मुगल शासक शाह आलम आ गया। शाह आलम, अब मैं बात करता हूं इस समय, तो जब अहमद शाह अब्दाली लूट के ले गया था कुछ तो दे गया था जोना खां को। किसको? जोना खां कौन थे भाई? सरिंद का ले गया भाई, जींदवाड़ा इस इलाका दे दिया। कुंजपुरा का जो दे गया था वो दे गया था नजाबत खां को। कुंजपुरा, करनाल, यमुनानगर वाला हिस्सा दे गया था नजाबत खां को। किसको? नजाबत खां, कुंजपुरा का नवाब। हालांकि जब सदाशिवराव भाऊआ आया था ना, उसने इस कुंजपुरा के नवाब को हराया था। किसको? नजाबत खां को। परंतु कुंजपुरा के नवाब ने साथ किसका दिया लड़ाई में? अहमद शाह अब्दाली का। तो बाद में जीतने के बाद अहमद शाह अब्दाली को इनाम के तौर पे भी क्या दे गया था? कुंजपुरा दोबारा वापस कर गया था। हालांकि कुंजपुरा किसने हरा दिया था पहले? सदाशिवराव भाऊ ने। तो कुंजपुरा का नवाब इंपोर्टेंट नजाबत खां। ठीक है बच्चों, तो नजीमुद्दौला का दिल्ली पर अधिकार हो गया भाई। नजीमुद्दौला के पर बहुत सारे अटैक हो रहे थे, तो अटैक हो रहे थे। नजीमुद्दौला ने सोचा मेरा बेटा भी मारा जाएगा। उसने अपने बेटे को, नजीमुद्दौला को, अपने बेटे को हिसार का फौजदार बना दिया जाबित खां के रूप में। जाबित खां के रूप में कहाँ का फौजदार बना दिया? हिसार का किलेदार बना दिया। और आप कहाँ रहने लगा? दिल्ली में। दिल्ली में रहने लगा। पर दिल्ली में रहने के बाद भी उसके पास चैन नहीं था। कभी जाट लड़ाई कर दे, कभी सिख लड़ाई कर दे, ईसाई लड़ाई कर दे। तो थोड़े बहुत दिन के बाद नजीमुद्दौला से सत्ता जाके किसके पास चलेगी? नजफ खां के पास। किसके पास चलेगी? नजफ खां के पास। तो आज हम नजफ खां तक पढ़ते हैं बच्चों, नजफ खां, क्योंकि नाम काफी हो जाएंगे। फिर नजफ खां आने के बाद हम जॉर्ज थॉमस और सारे युद्धों के बारे में पढ़ेंगे।